हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स बाय इंजीनियर आशीष मिश्रा। आज हम लोग कूलम्स लॉ के ही न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में भी हमने कूलम्स लॉ के ही न्यूमेरिकल डिस्कस किए थे, बट वो न्यूमेरिकल बेसिक थे, बहुत बेसिक लेवल के थे। ठीक है, वो न्यूमेरिकल सिर्फ इसलिए बताए गए थे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है ना। आज थोड़ा सा न्यूमेरिकल का लेवल थोड़ा सा हम हाई कर रहे हैं, थोड़ा हाई करते हुए जाएंगे। ठीक है ना। तो लेक्चर में बने रहिएगा और ध्यान से देखिएगा चीज़ों को। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का पहला न्यूमेरिकल। पहला न्यूमेरिकल मैं आपको हिंदी में समझा रहा हूँ और इंग्लिश में बता दूंगा न्यूमेरिकल। पहला न्यूमेरिकल ये कहता है दो चार्ज स्फीयर हैं मेटल स्फीयर। मेटल स्फीयर आज का पहला न्यूमेरिकल नंबर 1। मेटल स्फीयर हैं, चार्ज्ड हैं। कैसे हैं? चार्ज। इनका नाम मैं देता हूँ ए एंड बी। आई होप समझ रहे होंगे आप लोग। ठीक है, दोनों के बीच का हमको फोर्स ऑफ रिपल्शन दिया हुआ है। ये कुछ डिस्टेंस होगी, हमने डिस्टेंस मान लिया इनके बीच की आर, और चार्ज हमको नहीं दिया है। ये बोला, बस ये बोला गया है टू चार्ज्ड आइडेंटिकल मेटल स्फीयर। चार्ज्ड आइडेंटिकल मेटल स्फीयर। ध्यान दीजिएगा बेटा मैं जो बोल रहा हूँ। ठीक है ना। ए पर चार्ज हम मान लेते हैं Q, तो B पर भी चार्ज कितना होगा? Q। ठीक है, और इनके बीच की डिस्टेंस हमने कितनी ले ली? R। समझ पा रहे हैं ना? हाँ, ध्यान से देखते रहिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिएगा बेटा, है ना। संकोच करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, अब बोलता है इन दोनों के बीच का जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है, क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, तो इन दोनों के बीच का फोर्स ऑफ रिपल्शन हमको क्वेश्चन में गिवन है। वो फोर्स है फोर्स ऑफ रिपल्शन। ये हमको क्वेश्चन में गिवन है। कितना है मैं लिख देता हूं। F इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन। इतना फोर्स हमको दोनों स्फीयर, चार्ज स्फीयर के बीच में दिया गया है। अब यहां से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। बोलता है एक आइडेंटिकल अनचार्ज्ड, एक अनचार्ज स्फीयर लेके आए जिसके पास कोई चार्ज नहीं है। ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। एक अनचार्ज स्फीयर लेकर के आए और इन दोनों के बीच में हमने रख दिया, लेकिन रखा कब? ए से टच कराने के बाद। यहीं पे क्वेश्चन में झोल है पूरा। देखिए, एक अनचार्ज स्फीयर था जिसके पास कोई भी चार्ज नहीं था। चार्ज नहीं होने का मतलब Q की वैल्यू 0 थी। उस अनचार्ज स्फीयर को ए से टच कराने के बाद हमने मिड पॉइंट में रख दिया। कहाँ रख दिया? मिड पॉइंट पे। ठीक है ना। और उस अनचार्ज स्फीयर को हमने C बोल दिया। तो बोलता है बताइए नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन C पर कितना होगा। मैं लिख देता हूं फाइंड आउट, अच्छे से लिख दूं, फाइंड आउट नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन स्फीयर C आफ्टर टचिंग टू A। ये आपको निकालना है। नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना और स्फीयर C आफ्टर टचिंग टू A, मतलब A से टच कराने के बाद। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट ये है, मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि जब भी किसी अनचार्ज स्फीयर को हम चार्ज स्फीयर से टच कराएंगे तो चार्ज डिवाइड हो जाएंगे। चार्ज डिवाइड मतलब आधे आधे हो जाएंगे। अगर हम इस, फिर से मैं फिगर बना रहा हूं, ये एक स्फीयर है A, इसके पास चार्ज हो गया आधा, क्योंकि C अनचार्ज है ना। अब अनचार्ज स्फीयर को A से टच करा दिया और इसको मिड पॉइंट पे हमने रख दिया। ये मिड पॉइंट पे रख दिया, ये C है, तो इसके पास भी चार्ज कितना हो जाएगा? आधा। और ऑलरेडी यहाँ पर एक स्फीयर रखा हुआ है B, इसके पास चार्ज कितना है? Q। ये देखिए, ठीक है। अब हमको नेट फोर्स निकालना है कहाँ पर? C पर। ये कंडीशन है। तो देखिए, फोर्स ऑन C A की वजह से, फोर्स ऑन C B की वजह से। ठीक है ना। अब ये दोनों के बीच का फोर्स कैसा होगा? रिपल्शन। इन दोनों के बीच का भी फोर्स कैसा होगा? रिपल्शन। तो मतलब यहाँ पर कैसा फोर्स लग रहा है? रिपल्शन फोर्स लग रहा है। ठीक है ना। तो लिखते हैं यहाँ पर फोर्स ऑन C ड्यू टू A। क्या फॉर्मूला लगाएंगे? वही
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम के लिख देते हैं कांस्टेंट के, Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर, तो ये Q1 है और ये Q2 है, तो Q/2 इंटू Q/2 अपॉन आर स्क्वायर। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन R/2 भी कर दे बेटा, डिस्टेंस हाफ हो जाएगी ना। अगर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस R है तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, R/2 और R/2, तो यहाँ पर R/2 का होल स्क्वायर, तो ये R स्क्वायर और ये 4 ऊपर चला जाएगा, ये तो मैथमेटिक्स सिंपल, 4 कैंसिल, क्या बचा KQ स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। ये फोर्स आ गया कहाँ पर, C पर, किसकी वजह से, A की वजह से, ठीक है ना। अब इसी तरह से निकालेंगे फोर्स ऑन C ड्यू टू B, तो यहां लिख देता हूं मैं फोर्स ऑन C ड्यू टू B। कैसे निकालेंगे, वही फॉर्मूला, F इज इक्वल टू फोर्स ऑन C ड्यू टू B, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 Q इंटू Q/2 अपॉन R/2 का होल स्क्वायर। तो सॉल्व करिए इसको, K Q स्क्वायर अपॉन 2 R स्क्वायर बाई 4 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, नीचे R स्क्वायर 2 से 2, तो ये क्या बचेगा 2K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, ये आ गया फोर्स। तो देखिए दो फोर्स हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिए, C पर दो स्फीयर फोर्स मिलकर लगा रहे थे, A और B। नेट फोर्स निकालना है। अब बच्चा यहाँ पर फोर्स कैसा है, रिपल्शन, तो रिपल्शन फोर्स है, मतलब फोर्स की डायरेक्शन कैसी हुई, अपोजिट। तो यहाँ पर हम लोग नेट फोर्स निकालेंगे F नेट। तो F नेट कैसे निकालोगे, जो बड़ा होगा बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 2KQ स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर माइनस KQ स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। आई थिंक अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं इजीली, ठीक है ना। तो इससे हम लोग क्या कैलकुलेट कर लेंगे, नेट फोर्स। यहां पर माइनस क्यों किया, ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पर फोर्स रिपल्सिव फोर्स था। कैसा फोर्स था, रिपल्सिव। तो फोर्स की डायरेक्शन कैसी थी, अपोजिट थी, मतलब ये इधर लगेगा, ये इधर लगेगा। फोर्स ऑन C ड्यू टू A, फोर्स ऑन B ड्यू टू A। तो रिपल्सिव फोर्स होने के कारण यहाँ पर जो फोर्स था वो मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया आपस में। तो ये पहला न्यूमेरिकल जो हमने सॉल्व कर दिया आपके सामने। आई होप ये न्यूमेरिकल आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। ये क्वेश्चन JEE 2010 में पूछा गया, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ JEE 2010 में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है ना। अच्छा बेटा ये क्वेश्चन ध्यान रखना, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। अनचार्ज स्फीयर को अगर हम चार्ज स्फीयर से टच कराते हैं तो चार्ज डिवाइड हो जाते हैं, मतलब आधे आधे हो जाते हैं, Q/2 ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। JEE 2010 में ये न्यूमेरिकल पूछा गया था, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। 2 identical charged spheres are suspended by a string of equal length. The string makes an angle of 30 degree with each other. देखिए यहाँ पर क्वेश्चन जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं डायग्राम बना रहा हूँ और आपको समझा दूंगा, ठीक है। एक स्ट्रिंग्स है, इस स्ट्रिंग में मैंने आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर को सस्पेंड किया हुआ है, लटकाया हुआ है। 2 आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर है, ये इस तरह से स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ, दोनों की लेंथ इक्वल है। द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है तो ये एंगल हो जाएगा 15 और ये भी एंगल कितना हो जाएगा 15, पूरा एंगल कितना है 30 डिग्री। When suspended in a liquid, the density of the when suspended in a liquid of density 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, हमको क्वेश्चन में दिया है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तो इसको मैं सिग्मा एल से डिनोट करूंगा। डेंसिटी ऑफ लिक्विड, इसका मतलब है डेंसिटी ऑफ, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये बेटा,
डेंसिटी ऑफ लिक्विड हमें क्वेश्चन में गिवन है 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। द एंगल रिमेन्स सेम इफ द डेंसिटी ऑफ द मटीरियल ऑफ दिस स्फीयर, मतलब डेंसिटी ऑफ सॉलिड भी गिवन है, कितना है ये 1.69 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये है डेंसिटी ऑफ सॉलिड, क्वेश्चन में गिवन है। देखिए न्यूमेरिकल को समझने के लिए पेशेंस बहुत चाहिए, तो लेक्चर में बने रहिए बेटा, तभी समझ में आएगा। ये तो छोड़ के लिया, कुछ नहीं समझ में आने वाला, फिर झोला लेके टहलना ही सही, समझ रहे हो ना। तो देखते रहो बेटा ध्यान से, है ना। आप लोग प्यारे बच्चे हो, अच्छे बच्चे हो, इसलिए कह रहा हूँ मैं, ठीक है। पूछा गया क्वेश्चन में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द लिक्विड, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के पूछा गया है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द लिक्विड। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर देता हूं। बोला गया एक चार्ज आइडेंटिकल मैटर स्फीयर हैं जिनकी लेंथ इक्वल है और वो स्ट्रिंग कितना एंगल क्रिएट कर रहे हैं 30 डिग्री, ठीक है। बोलता है जब इसी सिस्टम को हम वाटर में डिप करते हैं तो हमारा एंगल चेंज नहीं होता है। तो बोलता है जब हमने इसको किसी लिक्विड में डिप किया हुआ है, जिस लिक्विड में डिप किया हुआ है उस लिक्विड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताइए। देखिए पहले सिस्टम कहाँ था, एयर में, ये पूरा स्ट्रिंग सिस्टम, स्ट्रिंग और ये जो मेटल स्फीयर है पूरा सिस्टम कहाँ था, एयर में। अब मैंने इसी पूरे सिस्टम को उठा करके एक लिक्विड में डिप कर दिया। बोलता है एंगल चेंज नहीं होगा, एंगल चेंज नहीं होने वाला। बोलता है जिस लिक्विड में मैंने इस सिस्टम को डिप किया है उस लिक्विड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताइए। ये क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही दमदार क्वेश्चन है ये, समझ रहे हैं ना। बोल रहा है कि जिस लिक्विड में हमने सिस्टम को डिप किया है उस सिस्टम का, उस लिक्विड का हमको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताइए। तो कैसे निकालेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के की वैल्यू? देखिए बड़ा आसान तरीका है, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट क्लास 11 के यूज होने वाले हैं। देखिए इस पर एक mg का फोर्स डाउनवर्ड लगेगा, ठीक है। ये एंगल इसको हम थीटा ही मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके स्ट्रिंग में एक टेंशन का फोर्स लगेगा, ये देखिए टेंशन का फोर्स लगेगा। तो इस t के हमने कंपोनेंट कर लिए, ये t cos थीटा और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा t sin थीटा, और ये जो फोर्स है एक, ये हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, रिपल्शन फोर्स। देखिए ये टेंशन का फोर्स इस तरफ था, हमने क्या किया, ये एंगल थीटा था तो ये अपवर्ड कंपोनेंट हो गया t cos थीटा और ये वाला कंपोनेंट हो गया t sin थीटा, और ये इसको रिपेल कर रहा है, तो ये कौन सा फोर्स हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, ये जो t sin थीटा है यहाँ पर हम लोग इसको कह सकते हैं, फोर्स को हम इक्वल कर रहे हैं, फ्री बॉडी डायग्राम में करते थे ना क्लास 11th में, बस वही कर रहे हैं एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन पर। इक्विलिब्रियम में जो t sin थीटा है वो fe के इक्वल होगा और जो t cos थीटा है वो mg के इक्वल होगा। इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए। डिवाइड करते हैं, तो जब हम डिवाइड करेंगे तो t sin थीटा अपॉन t cos थीटा इक्वल टू fe बाई mg। t से t कैंसल, इसी t को तो हमें पहले हटाना था, मेन मकसद तो हमारा यही था। तो sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या बचा, tan थीटा, fe बाई mg। अब देखो यहाँ के बाद से देखो हमको t रिप्लेस करना था, जो कि हमने कर लिया। आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जब भी किसी सिस्टम को हम किसी दूसरे मीडियम में ले आते हैं, जैसे यहाँ पर लिक्विड में डिप कर गए, तो फोर्स हमारा क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। मान लीजिए अगर ये फोर्स E एयर में था, अगर हम इसको लिक्विड में ले जाते हैं तो ये फोर्स क्या हो जाएगा, K टाइम्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। यही तो कॉन्सेप्ट लगाना है हमको कि फोर्स K टाइम्स क्या हो गया, डिक्रीज। साथ ही साथ में इस सॉलिड को हमने लिक्विड में डिप किया है तो इसका कुछ एपरेंट वेट होगा। बुओयेंसी के चैप्टर में पढ़ा था हम लोगों ने क्लास 11 में। बेटा नहीं पता तो जा करके क्लास 11 की बुक उठा के देखो, मैं उसको बताने वाला नहीं हूँ, ठीक है ना। तो एपरेंट वेट
मैं लिख देता हूँ यहाँ पर एपरेंट वेट, मैं लिख दूंगा यहाँ पर व्हेन सॉलिड डिप्ड इन अ लिक्विड, कितना हो जाएगा mg1 माइनस सिग्मा एल अपॉन रो एस। सिग्मा किसकी डेंसिटी है? लिक्विड की, और रो किसकी डेंसिटी है? सॉलिड की। तो ये हमारा एपरेंट वेट है। कब आया एपरेंट वेट? जब हमने इसको सिस्टम को कहाँ डिप कर दिया, डुबो दिया लिक्विड में। पहले एयर में था, एयर में ये कैलकुलेशन कहाँ की? एयर के लिए। अब हमने इसको डिप कर दिया, डुबो दिया। डुबोने के बाद फोर्स k टाइम्स कम हो गया और ये एपरेंट वेट आ गया। ठीक है ना। अब चीज़ों को हम इक्वल कर दें आपस में, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे? देखिए Fe बाई एम जी, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिएगा, इसको 2। तो Fe बाई एम जी इक्वल टू Fe बाई के फोर्स टाइम कम हो गया ना बेटा, के, तो के इंटू, अब ये एम जी, ये एपरेंट वेट, mg1 माइनस सिग्मा एल अपॉन, यहाँ थोड़ा सा कायदे से लिख दूँ उसको, थोड़ा सा समझ में आ जाए कि 1 माइनस mg1 माइनस सिग्मा एल अपॉन रो एस। ठीक है, Fe से Fe कैंसल, mg से mg कैंसल, और k का मल्टीप्लाई भी हो रहा है तो k का मल्टीप्लाई भी करेंगे, क्योंकि Fe बाई के फोर्स कितने टाइम्स कम हो गया? k टाइम्स। तो देखिए ये कंडीशन कब की है लिखी मैंने? जब इसको हम लिक्विड में डिप कर देंगे। और देखिए एंगल तो चेंज नहीं हो रहा है भाई, जब इस सिस्टम को हमने एयर में लिया था तब भी एंगल 30 डिग्री था, जब लिक्विड में ले गए हैं तब भी एंगल हमारा कितना है? 30 डिग्री है। तो अगर एंगल चेंज नहीं हो पा रहा है तो बताइए ये क्वांटिटी इसके इक्वल होगी कि नहीं होगी? भाई ये देखिए एंगल तो चेंज नहीं हो रहा है, तो ये इसको मैंने इसके इक्वल कर दिया। 5 फोर्स के टाइम्स कम हो गया। अब यहाँ पर ये mg था तो mg जैसे Fe बाई mg वैसे Fe बाई mg, लेकिन यहाँ पर k फोर्स टाइम क्या हो गया है? कम हो गया है। बात समझ रहे हैं ना? देखिए फोर्स Fe बाई mg कहाँ था? एयर में था। अब ये फोर्स कहाँ है? लिक्विड में है। लिक्विड में डिप करने से k टाइम्स फोर्स क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और ये एपरेंट वेट भी तो लोगे ना mg, तो ये एपरेंट वेट है। ठीक है ना। अब यहाँ से हमको किसके लिए निकालनी है? k की वैल्यू निकालनी है। तो k की वैल्यू मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये कैंसिल हो गया, तो 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस सिग्मा एल अपॉन रो एस इंटू के। इसी k की वैल्यू निकालनी बेटा। आपको डेंसिटी सारी दी हुई हैं, सिग्मा एल दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ द सॉलिड दिया हुआ है, तो k की वैल्यू निकल जाएगी। आप लोग सॉल्व करिएगा, सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर बेटा k की वैल्यू 2 आती है, ये आंसर। देखिए यहाँ पर एलसीएम लीजिएगा, एलसीएम लेकर के उसको ऊपर शिफ्ट करिएगा, मैथमेटिक्स है टोटल अब, ठीक है। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिएगा, सिग्मा एल आपको दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, डेंसिटी ऑफ द सॉलिड भी दिया हुआ है आपको, सारी वैल्यूज पुट करेंगे, k की वैल्यू आपको यहाँ से फाइंड हो जाएगी 2। तो यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। फिर से अगर आप चाहोगे कमेंट बॉक्स में, अगर ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। देखिए बेटा हिचकिचाने की कोई ज़रूरत नहीं, लिख दीजिए साफ साफ कि सर नहीं समझ में आया, हमको फिर से बता दो, ठीक है ना। लेकिन कुछ लोग होते हैं डल्टी कमेंट्स करना स्टार्ट कर देते हैं, उनको शर्म नहीं आती है। मैंने देखा है बहुत से स्टूडेंट हैं वो डर्टी कमेंट्स, वो ही बताते हैं कि हम किस ख़ानदान के हैं। तो जो स्टूडेंट ऐसा करते हैं प्लीज़ वैसा ना करें बेटा। आप लोग एक अच्छे परिवार से बने और अच्छा काम करें। कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो कम से कम डर्टी कमेंट्स तो मत करें, एटलीस्ट लिख दीजिए कि सर समझ में नहीं आया, फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए, है ना। इस तरफ से मत करना प्लीज़ बेटा, आप लोग अच्छे बच्चे हो, रिक्वेस्ट है आप लोगों से। तो ये देखिए समझ में आया ना, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। आप लोग उसको नोट कर लीजिए, आपको चाहिए तो 2 मिनट में एक आधा सेकेंड या 1 मिनट समय दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए। बहुत ही बढ़िया न्यूमेरिकल था बेटा ये। चलिए मैं रफ कर रहा हूँ इसको। चलिए बेटा हम अपने अगले न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। अगला न्यूमेरिकल भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है।
जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसमें कहा गया है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल देखिए और इक्विलैटरल ट्रायंगल में चार्जेस हमारे इक्वल हैं, इक्वल हैं। इसमें Q की वैल्यू हमको दी हुई है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, वैल्यू गिवन 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, क्या कूलम। आपसे कहा गया है कैलकुलेट द नेट फोर्स ऑन द चार्ज Q ड्यू टू द अदर। देखिए यहीं पर मैं आपको सुपरपोजिशन लॉ के बारे में समझा देता हूँ। सुपरपोजिशन लॉ हमारा ये कहता है कि कैलकुलेट द नेट फोर्स ऑन द चार्ज ड्यू टू द अदर चार्जेस। मतलब आपको फोर्स निकालना है एक चार्ज पर बाकी बचे हुए चार्जेस की वजह से। ये सुपरपोजिशन लॉ हमारा कहता है, ठीक है ना। हमारी सिस्टम में बहुत सारे चार्जेस हैं, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, बहुत सारे चार्जेस हैं। और आपसे बोल दिया गया Q1 पर फोर्स निकालिए बाकी 6 बचे हुए चार्जेस की वजह से। मतलब मान लीजिए सिस्टम में 7 चार्जेस हैं, अब उस सिस्टम में 7 चार्जेस हैं तो आपको 1 पर फोर्स निकालना है बाकी बचे हुए 6 चार्जेस की वजह से। यही हमारा सुपरपोजिशन लॉ कहता है। तो यहां पर ये कह रहा है कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अब इस इक्विलैटरल ट्रायंगल पर चार्जेस हमारे रखे हुए हैं वर्टिसेस पर, और आपको इस चार्ज पर या किसी भी चार्ज पर फोर्स निकालना है बाकी 2 बचे हुए चार्जेस की वजह से, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमने इस चार्ज को ले लिया, ये वाले को, तो देखिए Q और Q पर सेम चार्जेस है तो कौन सा फोर्स लगेगा बेटा, रिपल्शन का फोर्स। ये देखिए ये Q, इस पे Q कौन सा फोर्स लगाएगा, रिपल्शन का फोर्स, ठीक है ना। अब आप देखिए दोनों ही फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट हैं। अपोजिट मतलब सेम नहीं है, अपोजिट नहीं कह रहे हैं, मतलब कहेंगे नहीं, मतलब सेम नहीं है। तो हम इसको ऐसे तो ऐड नहीं कर सकते, तो हमें इन दोनों फोर्स का क्या लेना पड़ेगा, रिजल्टेंट। ये क्लास 11th का वेक्टर चैप्टर आ गया अब यहाँ पर, ठीक है ना। वेक्टर में हम लोग रिजल्टेंट कैलकुलेट करते थे फोर्स का, ठीक है ना। तो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट ये हो जाएगा, बोलेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये है रिजल्टेंट F। इसको आप मान लीजिए F1 मान लीजिए और इसको F2 मान लीजिए। तो F1 और F1 ये है और F2 ये, इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, F। और रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू अंडर रूट में F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। यहाँ पर थीटा की वैल्यू 60 होगी, दो फोर्स के बीच का एंगल कॉस 60, ठीक है ना। F इज इक्वल टू, देखिए फोर्स के मैग्नीट्यूड इक्वल है, मतलब F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू F, मैग्नीट्यूड सेम है। तो F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर कॉस 60, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। सो ये बचा 3F स्क्वायर, 3F स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, √3F, ठीक है। अब ये इस F की वैल्यू कितनी होगी, F की वैल्यू कितनी होगी, इतनी होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, कितना है चार्ज, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस बेटा 5 सेंटीमीटर है, दो चार्जेस के बीच में डिस्टेंस हमको यहाँ पर दी हुई है 5 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो, 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। जब सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा बेटा, वी गेट द आंसर। मेरे पास आंसर लिखा हुआ तो पहले मैं आपको बता देता हूँ, 14.3 F इज इक्वल टू 14.4 √3 करके कुछ F ऐसा आ रहा है। सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग, आपको आंसर मिल जाएगा 14.4, ठीक है ना। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स भी करना आना आपको चाहिए, ठीक है। ध्यान रखिएगा बेटा, ये कैसे किया, इक्विलैटरल ट्रायंगल था, इक्विलैटरल ट्रायंगल पर चार्जेस रखे हुए थे, सेम चार्जेस थे, दो चार्ज के बीच की डिस्टेंस 5, 5, 5 थी। यहाँ पर हमको किसी एक चार्ज पर फोर्स निकालना था, तो ये Q इस पर फोर्स लगा रहा है, ये Q इस पर फोर्स लगा रहा है, ये फोर्स की डायरेक्शन हो गई। इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट ये हो गया। रिजल्टेंट का फॉर्मूला ये होता है, कौन सा मेथड है ये, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम
लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है ना। तो ये इस तरह से हमने ये पैरेललोग्राम लॉ लगा करके फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। वैल्यू फाइनली आखिरी पुट करिएगा इस f की वैल्यू निकालने के बाद, ठीक है ना। ये √3 है, ये √3 है, ये f की वैल्यू पूरी सॉल्व करोगे तो ये 14.4 आती है f। तो इसको सॉल्व करके इस तरह से हमारा ये आंसर आ जाता है। इसी तरह से और भी क्वेश्चन बन सकते हैं बेटा। कैसे बन सकते हैं, देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको और बता दूं। चलिए एक काम करते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे के न्यूमेरिकल स्टडी करेंगे, ठीक है ना। और 4-5 न्यूमेरिकल, 3 या 4 न्यूमेरिकल मैं आपके सामने लेकर के आऊँगा। बढ़िया न्यूमेरिकल्स होंगे अच्छे अच्छे, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही काफ़ी, थैंक यू। तो चलिए बेटा हम अपने अगले न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। अगला न्यूमेरिकल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसमें ये कहा गया है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, देखिए और इक्विलैटरल ट्रायंगल में चार्जेस हमारे इक्वल हैं, इक्वल हैं। इसमें Q की वैल्यू हमको दी हुई है 2 × 10⁻⁻⁶, वैल्यू गिवन 2 × 10⁻⁻�6, क्या, कूलम। आपसे कहा गया है कैलकुलेट द नेट फोर्स ऑन द चार्ज Q ड्यू टू द अदर। देखिए यहीं पर मैं आपको सुपरपोजिशन लॉ के बारे में समझा देता हूँ। सुपरपोजिशन लॉ हमारा ये कहता है कि कैलकुलेट द नेट फोर्स ऑन द चार्ज ड्यू टू द अदर चार्जेस। मतलब आपको फोर्स निकालना है एक चार्ज पर बाकी बचे हुए चार्जेस की वजह से। ये सुपरपोजिशन लॉ हमारा कहता है, ठीक है ना। हमारी सिस्टम में बहुत सारे चार्जेस हैं, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, बहुत सारे चार्जेस हैं। और आपसे बोल दिया गया Q1 पर फोर्स निकालिए बाकी 6 बचे हुए चार्जेस की वजह से। मतलब मान लीजिए सिस्टम में 7 चार्जेस हैं, अब उस सिस्टम में 7 चार्जेस हैं तो आपको 1 पर फोर्स निकालना है बाकी बचे हुए 6 चार्जेस की वजह से। यही हमारा सुपरपोजिशन लॉ कहता है। तो यहां पर यह कह रहा है कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अब इस इक्विलैटरल ट्रायंगल पर चार्जेस हमारे रखे हुए हैं वर्टिसेस पर, और आपको इस चार्ज पर या किसी भी चार्ज पर फोर्स निकालना है बाकी 2 बचे हुए चार्जेस की वजह से, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमने इस चार्ज को ले लिया, ये वाले को, तो देखिए Q और Q पर सेम चार्जेस तो कौन सा फोर्स लगेगा बेटा, रिपल्शन का फोर्स। ये देखिए ये Q, इस पे Q कौन सा फोर्स लगाएगा, रिपल्शन का फोर्स, ठीक है ना। अब आप देखिए दोनों ही फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट हैं। अपोजिट मतलब सेम नहीं है, अपोजिट नहीं कह रहे हैं, मतलब कहेंगे नहीं, मतलब सेम नहीं है। तो हम इसको ऐसे तो ऐड नहीं कर सकते, तो हमें इन दोनों फोर्स का क्या लेना पड़ेगा, रिजल्टेंट। ये क्लास 11th का वेक्टर चैप्टर आ गया अब यहाँ पर, ठीक है ना। वेक्टर में हम लोग रिजल्टेंट कैलकुलेट करते थे फोर्स का, ठीक है ना। तो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट ये हो जाएगा, बोलेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये है रिजल्टेंट F। इसको आप मान लीजिए F1 मान लीजिए और इसको F2 मान लीजिए। तो F1 और F1 ये है और F2 ये, इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, F। और रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू अंडर रूट में F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। यहाँ पर थीटा की वैल्यू 60 होगी, दो फोर्स के बीच का एंगल कॉस 60, ठीक है ना। F इज इक्वल टू, देखिए फोर्स के मैग्नीट्यूड इक्वल है, मतलब F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू F, मैग्नीट्यूड सेम है। तो F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर कॉस 60, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। सो ये बचा 3F स्क्वायर, 3F स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, √3F, ठीक है। अब ये इस F की वैल्यू कितनी होगी, F की वैल्यू कितनी होगी, इतनी होगी 1/4πε0 Q1 Q2 कितना है चार्ज, 2 × 10⁻⁻6 इंटू 2 × 10⁻⁻6 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस बेटा 5 सेंटीमीटर है, दो चार्जेस के बीच में डिस्टेंस हमको यहाँ पर दी हुई है 5 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो, 5 × 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर।
अब ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। जब सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा बेटा, वी गेट द आंसर। मेरे पास आंसर लिखा हुआ तो पहले मैं आपको बता देता हूँ, 14.3 f इज इक्वल टू 14.4 √3 करके कुछ f ऐसा आ रहा है। सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग, आपको आंसर मिल जाएगा 14.4, ठीक है ना। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स भी करना आना आपको चाहिए, ठीक है। ध्यान रखिएगा बेटा, ये कैसे किया। इक्विलेटरल ट्रायंगल था, इक्विलेटरल ट्रायंगल पर चार्जेस रखे हुए थे, सेम चार्जेस थे, दो चार्ज के बीच की डिस्टेंस 5 5 5 थी। यहाँ पर हमको किसी एक चार्ज पर फोर्स निकालना था, तो ये Q इस पर फोर्स लगा रहा है, ये Q इस पर फोर्स लगा रहा है, ये फोर्स की डायरेक्शन हो गई। इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट ये हो गया। रिजल्टेंट का फॉर्मूला ये होता है, कौन सा मेथड है ये, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है ना। तो ये इस तरह से हमने ये पैरेललोग्राम लॉ लगा करके फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। वैल्यू फाइनली आखिरी पुट करिएगा इस f की वैल्यू निकालने के बाद, ठीक है ना। ये √3 है, ये √3 है, ये f की वैल्यू पूरी सॉल्व करोगे तो ये 14.4 आती है f। तो इसको सॉल्व करके इस तरह से हमारा ये आंसर आ जाता है। इसी तरह से और भी क्वेश्चन बन सकते हैं बेटा। कैसे बन सकते हैं, देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको और बता दूं। चलिए एक काम करते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे के न्यूमेरिकल स्टडी करेंगे, ठीक है ना। और 4-5 न्यूमेरिकल, 3 या 4 न्यूमेरिकल मैं आपके सामने लेकर के आऊँगा। बढ़िया न्यूमेरिकल्स होंगे अच्छे अच्छे, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही काफ़ी, थैंक यू।